नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कैसे होता है लेमन टर्म में। और 17th बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब मल्टी सेट पेपर होता है किसी एग्जाम में, मल्टी सेट या मल्टी शिफ्ट में अलग अलग सेट रहता है क्वेश्चन का, डिफरेंट क्वेश्चन रहता है। तो इसका पर्पस क्या रहता है? इक्वलाइज करना, मार्क्स को जो अलग अलग सेट में है उसको इक्वलाइज करना, मतलब एक इक्वलिटी पर ये आधारित है, समानता लाने के लिए, मार्क्स को समान करने के लिए किया जाता है। जैसे दो सेट मान लेते हैं, 3 सेट में एग्जाम हो रहा है, ए बी सी, 3 सेट है क्वेश्चन का। तो ज़रूरी नहीं है तीनों का जो डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, अलग अलग होगा, जाहिर सी है। लाजिमी है कि अलग अलग सेट बनेगा तो डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग ए बी सी का। तो इसीलिए तीनों को इक्वलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो मांग क्या है डिमांड एस्पायरेंट्स का? 1 शिफ्ट में होना चाहिए एग्ज़ाम। अच्छा, ये मल्टी 1 शिफ्ट और 1 सेट होना चाहिए। मल्टी सेट करवाने का पीछे है कि इस बार जो फिलअप किया गया फॉर्म लगभग 5 लाख के ऑलमोस्ट किया गया है रजिस्टर, और 69 में किया गया था 2.7 लाख। तो मतलब क्लियरली यहाँ पर लगभग 2 लाख अधिक फॉर्म फिल हुआ है। तो इसलिए इतना मतलब आयोग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक शिफ्ट में इतना एग्ज़ाम लिया जा सके, इसलिए किया जा रहा है। तो ये आयोग की दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट का? नहीं, आयोग का ये मैनेज करना चाहिए लगभग 5 लाख स्टूडेंट को एक शिफ्ट में ये सीटिंग करवाने का, इसकी व्यवस्था करवानी चाहिए। फ़ी आप लेते हैं 700 रुपये, तो इतना आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा लेंगे। फिर ये अलग अलग सेट में होता है क्वेश्चन शिफ्ट, तो उसमें सेटिंग वेटिंग होने की संभावना रहती है, मनी करप्शन वगैरह ये वो। एक शिफ्ट में तो लीक हो जाता है क्वेश्चन, और ये मल्टी सेट में होगा तो कहने की बात ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का डिमेरिट्स क्या? इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, और ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल ये है, नॉर्मलाइजेशन का कॉम्प्लेक्स मेथड है तय करने का, मतलब एक तरह का लॉटरी सिस्टम बोल सकते हैं टाइप का। इसमें सभी को मिक्सअप कर दिया जाता है, तो ये होता है। तो एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाना चाहिए एग्ज़ाम, और एक सेट में प्लेग्राउंड एक होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, ना कि अलग अलग, तभी तो वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते हैं कैसे होता है लेमन टर्म में। तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है? जब मल्टी सेट पेपर होता है, मल्टी सेट मान लेते हैं 3 सेट में क्वेश्चन तैयार किया गया है, ए बी सी, या 3 शिफ्ट में बोल सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन रहता है। सेट मान लेते हैं 3 सेट है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्या मान लेते हैं 150 क्वेश्चन रहता है प्री में, तो 150 क्वेश्चन में इसमें हो सकता है कि 30 क्वेश्चन पूरे डिफ़िकल्ट हो, और इसमें 20 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, इसमें 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो। तो डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर स्टूडेंट्स का मार्क्स भी होगा वहाँ पर, तो मार्क्स भी अलग अलग होगा। इसमें अलग स्टूडेंट का अलग मार्क्स आएगा, इसमें इसमें डिफ़िकल्टी कम है तो अधिक मार्क्स आएगा, इसमें और कम आएगा। तो इसी को मेंटेन इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज करना मतलब एक तरह से मिक्सअप कर देना। मान लेते हैं ए सेट क्वेश्चन है, टोटल 150 नंबर है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, बी क्वेश्चन है और सी क्वेश्चन। पहले जानते हैं रॉ स्कोर क्या होता है। रॉ स्कोर जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है, जैसे मान लेते हैं 150 का क्वेश्चन है, ठीक है, 1/3 निगेटिव है, 1/3 क्या है? निगेटिव। तो 150 क्वेश्चन में मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का 120 सही क्वेश्चन है, सही बनाया, 30 उसने रॉन्ग कर दिया, तो 30 तो इसमें घट जाएगा 150 में, ठीक है। 150 क्वेश्चन है ए सेट में, बी सेट में भी और सी सेट में। तो 150 क्वेश्चन में मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने, रॉ स्कोर किसे बोलते हैं ये जानते हैं, तो 150 में 30 क्वेश्चन गलत बनाया तो 30 नंबर कटेगा। साथ ही निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो 30 का 1/3 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? 150 में से 30 माइनस हुआ तो 120, और इधर 30 का 1/3 कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स इधर घटेगा, यानी कि 110 मार्क्स आएगा स्टूडेंट का अल्टीमेटली। तो ये उसका क्या हो गया? रॉ स्कोर। इंडिविजुअल मार्क्स का उसमें नहीं देखा जाता है नॉर्मलाइजेशन में, एवरेज स्कोर देखा जाता है। अब देखते हैं कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। मान लेते हैं टोटल 100 स्टूडेंट ने, कैंडिडेट मान लेते हैं टोटल कितना है, जैसे 5 लाख इस बार देगा एग्जाम बीपीएससी प्री का लगभग, तो मान लेते हैं 100 है, ठीक है, और 3 सेट क्वेश्चन है ए बी सी। ए क्वेश्चन में एवरेज स्कोर, औसत मार्क्स जो आया व्यक्ति का, एस्पायरेंट्स का या कैंडिडेट्स का, एक क्वेश्चन वाले सेट में उसमें आया है कितना?
100 में 60%, कितना 60%। बी सेट वाले क्वेश्चन में एवरेज मार्क्स कितना आया है 50%। सी सेट वाले में एवरेज मार्क्स कितना आया है 30%। ध्यान से सुनना है आपको, ए सेट में 60% एवरेज मार्क्स आया है, इंडिविजुअल मार्क्स नहीं, एवरेज मार्क्स। बी में, बी सेट वाले क्वेश्चन में या अलग शिफ्ट में होता है तो सेकेंड सीटिंग में इस टाइप भी हम बोल सकते हैं। तो बी सेट वाले क्वेश्चन में 50%, सी में 30%। तो अब क्या किया जाएगा इसमें नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ए सेट वाले क्वेश्चन इजी है तभी तो एवरेज मार्क्स 60% आया। बी सेट वाले क्वेश्चन ए से थोड़ा इजी है, थोड़ा हार्ड है, तब इसमें 50% केवल आया। सी सबसे टफेस्ट है सेट क्योंकि इसमें सबसे कम परसेंटेज है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में क्या होगा, 30 में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, इसमें थोड़ा सी से कम बढ़ेगा और ए में नहीं के बराबर बढ़ेगा नंबर, या घट भी सकता है। तो इसमें देखिए इसका एवरेज निकाला जाएगा। टोटल कितना सेट है 3 सेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस प्रकार काउंट होगा, एन एम मतलब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो टोटल 3 सेट है, परसेंटेज को ऐड कर देंगे 60, 50 और 30, डिवाइड कर देंगे, टोटल 3 सेट है तो 3 से, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन 46.6 आएगा समथिंग। तो इतना ये नॉर्मलाइजेशन मार्क आ गया है, ये क्या आ गया ना। अब देखिए 46.6% करने के लिए 60% में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब ए का आया व्यक्ति एवरेज मार्क्स 60 तो उसमें घटा के 46.6 करना है, इसको भी 46.6 करना है और 30 वाला हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। 30 में लगभग कितना 16.6% इंक्रीज होगा, 16.6 इसमें रिड्यूस होगा, इसमें घटेगा। यानी कि यदि नॉर्मलाइजेशन में किसी सेट में एवरेज स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आ रहा है, ज़्यादा मार्क्स हो रहा है, तो तय है लाजमी कि उसका जो फाइनल मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वो घटेगा। यदि कम मार्क्स आ रहा है, एवरेज मार्क्स कम है, तो जाहिर सी बात है उसमें इंक्रीज होगा नंबर, यहाँ तक कि 40 से 50 मार्क्स भी इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ इसी टाइप का होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में क्लियर होने का एग्जाम का पर्सपेक्शन है कि यदि आपका एवरेज मार्क्स से मार्क्स अधिक आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एवरेज मार्क्स इसमें देखा जाता है। यहाँ पर देखिए 60% कितना रिड्यूस हो गया, घट के 46.6 आ गया। 30 वाला जो टफेस्ट सेट था इसमें बढ़ गया, इंक्रीज हो गया नंबर। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन मार्क में, जो एवरेज मार्क्स यदि किसी सेट में या किसी सीटिंग में अधिक है तो घटेगा, यदि कम है एवरेज मार्क्स तो उसका बढ़ेगा। नॉर्मलाइज करना मतलब इक्वलाइज करना। ये हमने नॉर्मलाइजेशन को लेमन टर्म में समझा था। इसका अलग अलग मेथड भी होता है निकालने का, बहुत जटिल प्रोसेस भी, थोड़ा कम जटिल भी होता है। तो इसका डिमेरिट्स है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना बहुत जटिल है और इसका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। कोई एक निर्धारित मेथड नहीं, जस्टिस बोल सकते हैं हो सकता है एक एस्पायरेंट के साथ। तो हमें क्या हो मांगे हमारी 1 प्लेग्राउंड 1 सेट, मतलब 1 सेट होना चाहिए एग्जाम का, 1 शिफ्ट 1 सेट। सेंटर बढ़ा देना चाहिए एग्ज़ाम का। अब ऐसा मैनेज कीजिए कि सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा नहीं, ये सेट बढ़ाने पर तुले हुए हैं। 1 सेट में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। 1 सेट में यहाँ तक कि लीक वगैरह होने का चांस रहता है, मल्टी सेट में तो और क्या ही कहना है इसमें।